गुड इवनिंग बच्चा। देखिए, लास्ट टर्म पे हमने काफी सारे एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस किए। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इसके अलावा WCR का भी ट्रीटमेंट हमने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा मैंने आपको IFR का भी ट्रीटमेंट लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर दिया। सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का भी एक झलक आपको दिखाया था कि सेटलमेंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी कैसे उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन मैंने सोचा इसको प्रॉपर एक क्वेश्चन करा के इसका थोड़ा तरीके से सिखा दिया जाए बच्चों को, तो जो भी डाउट वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये अच्छी एडजस्टमेंट है, एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, इस वजह से मुझे इसको सेपरेट एडजस्टमेंट बनवा के मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, लेकिन सोचा कि और डीप में इसको थोड़ा सा पढ़ा दे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक दो एग्जाम्पल करा दिए जाएं इसके ऊपर, ताकि आने वाले जो भी एडजस्टमेंट हो उनको आसानी से आप हैंडल कर सकें। इसलिए मैंने लिख लिया सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का प्रॉपर एडजस्टमेंट तैयार किया है। होता क्या है इसमें बच्चों, इसमें जैसे कोई लायबिलिटी है, कोई भी लायबिलिटी है, मान लीजिए कोई क्रेडिटर है, सपोज कीजिए कोई क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, इसको आपको लेट से 90,000 रुपीज आपको पे करने, इसको आपको 90,000 पे करने। कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। इसने कहा कि देखो भैया मुझे पैसे मत दो, ठीक है। इसने कहा मुझे पैसे मत दो, मुझे आप अपनी कंपनी का ना ये फर्नीचर पड़ा हुआ है आपका, ये करीब करीब होगा आपका 1 लाख रुपए का फर्नीचर, यही फर्नीचर हमें दे दो पूरा, ये फर्नीचर मुझे पूरा दे दो। तो फर्नीचर कह रहा है मुझे दे दो, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। तो इसका मतलब क्रेडिटर जो है वो सेटल करना चाह रहा है अपना हिसाब किताब, कह रहा है मुझे ये फर्नीचर पसंद आ गई, दे दो। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, क्या आप क्रेडिटर को आगे चल के पेमेंट करेंगे? नहीं सर, क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्नीचर ले लिया वो। और क्या फर्नीचर बेच पाएंगे? नहीं सर, हम फर्नीचर बेच भी नहीं पाएंगे क्योंकि फर्नीचर को क्रेडिटर ले लिया। तो ना फर्नीचर बेच पाएंगे ना क्रेडिटर को पे कर पाएंगे, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि सारे क्रेडिटर नहीं, उसमें से मान लीजिए 90,000 में से 50,000 क्रेडिटर ने कहा थोड़ा सा फर्नीचर दे दो और बाकी पैसा हमको पे कर देना, तो ये भी केस बन सकता है। तो टोटल इसी को बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इसमें दो पार्ट आप पढ़ने हैं, एक है फुल सेटलमेंट, एक है पार्शियल सेटलमेंट। जब एसेट और लायबिलिटी आपस में पूरी तरह सेटल हो जाती है, जब एसेट एंड लायबिलिटी आपस में पूरी नहीं थोड़ी सेटल होती है, पार्शियल। तो दो पार्ट में आपको पढ़ना है, फुल सेटलमेंट और एक पार्शियल सेटलमेंट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि एक एग्जाम्पल लेंगे, फुल सेटलमेंट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक बैलेंस शीट है, उसमें लिखा है क्रेडिटर 50,000 और स्टॉक लिखा है 40,000, ठीक है। वैल्यूज पर मत जाए, मेन चीज पर सीखे। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे कह रहा था कि एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 50,000 और स्टॉक है 40,000। वैल्यूज पर मत जाए, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। मेन एडजस्टमेंट को पकड़ने की, एडजस्टमेंट क्या कहना चाहता है? एडजस्टमेंट कह रहा है क्रेडिटर टुक ओवर स्टॉक फॉर फुल सेटलमेंट। लाइन को देखिए क्या कह रहा है कि सभी क्रेडिटर्स, जितने क्रेडिटर थे, सभी क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया। क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया फॉर फुल सेटलमेंट। इस लाइन पर बहुत जोर दें, क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है ये पूरी तरह सेटल हो रहा है हिसाब किताब। मतलब आज के बाद क्रेडिटर अपना मुंह लेके आपके पास नहीं आएगा पैसे मांगने, तभी तो फुल सेटल हो पा रहा है। इसका मतलब क्रेडिटर खुश है स्टॉक लेकर, भले ही वो स्टॉक 40,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, वो दे दिया कंपनी ने, फर्म ने, और वो खुश है। अब ये मत कहिएगा कि सर पूरा पेमेंट नहीं हुआ। अब भाई वो कम में ही खुश है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो कह तो रहा है कि क्रेडिटर टुक ओवर स्टॉक फॉर फुल सेटलमेंट, कह रहा है मैं पूरी तरह खुश हूँ, फुल सेटल्ड हूँ, अगर मुझे स्टॉक मिल जाए तो मैंने क्या किया, क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया। अब देखिए इस ट्रीटमेंट को आप कैसे हैंडल करें। आप बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये क्रेडिटर इस साइड बुक करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री लेंगे, फिर एडजस्टमेंट पर आएंगे। पहले आप ट्रांसफर कर लीजिए, ये क्रेडिटर इधर आ गया बेटा, ये क्रेडिटर इधर आ गया, कितने से? 50,000 से। और ये स्टॉक जो है ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड चला जाएगा, टू स्टॉक के नाम से 40,000।
तो स्टॉक के नाम से 40,000, ये 40,000, ठीक है। तो 40,000 स्टॉक चला गया डेबिट साइड में, यहाँ से क्रॉस आ गया ये चीज, इस साइड से निकली यहाँ पर आ गई, और ये क्रेडिटर इधर आ गई, ठीक। अब कह रहा है क्रेडिटर टुक ओवर स्टॉक फॉर फुल सेटलमेंट। अब आप मुझे बताओ, जब क्रेडिटर स्टॉक को टेक ओवर कर ले रहा है तो कैसे, क्या इसकी कोई एंट्री की जाती? तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर एक नोट्स लिखवा दूं आपको प्रॉपर, वो समझिए, वो नोट्स देखिएगा ध्यान से। नो एंट्री विल पास, नो एंट्री विल पास, will record it when any asset settled with any liability। जब कोई एसेट किसी लाइबिलिटी से सेटल की जाती है, उस केस में आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब बच्चों, ये एसेट ये लाइबिलिटी से सेटल हो रही, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। सर ने कहा है आपसे, सर ने क्या बोला, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। और इसकी एंट्री क्यों नहीं होती, उसका लॉजिक बता देता हूँ आपको, क्यों नहीं होती उसके रीजन बताऊँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि एक एसेट एक लायबिलिटी से सेटल हो रही है, जरा जनरल एंट्री बताइए, तो आप लिखेंगे नो एंट्री। इफ एनी एसेट सेटल विद एनी लायबिलिटी देयर इज नो एंट्री। उस केस में आप कोई एंट्री नहीं लगाएंगे। तो बच्चों, जब आप कोई एंट्री नहीं लगाएंगे तो आप बताइए इस एडजस्टमेंट को कहीं रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एंट्री नहीं लगेगी तो रिकॉर्ड भी नहीं होगी। अच्छा, उसका क्या लॉजिक है? क्या केवल ट्रांसफर करके छोड़ दी जाएगी? क्या केवल ट्रांसफर, इसके बाद क्वेश्चन आता है ना, क्या केवल ट्रांसफर करके छोड़ दी जाएगी? द आंसर इज यस, इसको केवल आप ट्रांसफर करके ही छोड़ देते। तो सर क्या आप क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करोगे? बिल्कुल क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेंगे। क्या स्टॉक बेचोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बेचेंगे। सर रीजन सुनो, क्योंकि क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया, तो अब क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी पेमेंट नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया, इसलिए क्रेडिटर को अब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो डेबिट साइड से पे नहीं होगी। दूसरी चीज, स्टॉक को क्रेडिटर ले गया तो अब स्टॉक को बेचा नहीं जा सकता, इसलिए स्टॉक की रियलाइज वैल्यू कोई नहीं होगी, इसलिए वो भी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के, जब कोई एसेट किसी लायबिलिटी से सेटल होती है, उस केस में केवल आप एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए, और कुछ मत कीजिए। तो इस बात को मैंने यहां पर लिख दिया, बस यही इसका सोल्यूशन है। ओनली ट्रांसफर एंट्री आर पास्ड, केवल आप एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। नो एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ लायबिलिटी सेटल्ड विद एसेट। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई कि केवल ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं फुल सेटलमेंट में? गॉट इट? दिस पॉइंट क्लियर? पूरी तरह क्लियर है फुल्ली सेटल्ड वाला, कि अभी भी कोई समस्या है? अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, पार्शियल में। यहाँ बच्चों को थोड़ी समस्या आती है, लेकिन समस्या दूर हो जाएगी। पार्शियल सेटलमेंट को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा, पार्शियल सेटलमेंट का केस। अब ये क्रेडिटर है, वही सेम क्वेश्चन है, उसी को मैंने कॉपी किया, बस एडजस्टमेंट चेंज किया। क्रेडिटर है 50,000, स्टॉक है 40,000। तो पहला काम, एक काम कर लो, पहले ट्रांसफर ही मार लो, उसके बाद कहानी पढ़ते हैं। तो पहले क्रेडिटर इधर ले आए, क्रेडिटर इधर ले आए, कितना? क्रेडिटर ले आए 50,000, और स्टॉक ले आए इस साइड डेबिट साइड में 40,000। स्टॉक ट्रांसफर करने, अब एडजस्टमेंट कह रहा है क्रेडिटर टुक ओवर 75% ऑफ स्टॉक फॉर सेटलमेंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड बाय चेक। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है क्रेडिटर टुक ओवर 75% ऑफ स्टॉक। इसका मतलब, अब इधर देखिए, आपके पास क्रेडिटर जो थे वो कितने के थे? 50,000। उसमें से कितने सेटल हुए एसेट से? 75% ऑफ स्टॉक लिए, स्टॉक का 75%। तो स्टॉक का 75% जरा निकालो, स्टॉक का 75% ऑफ स्टॉक निकालो। तो 40,000 का स्टॉक था, और 40,000 का 75% होता है 30,000। 30,000, तो ये 30,000, 50,000 के क्रेडिटर में से 50,000 के क्रेडिटर वाले 75% स्टॉक का मतलब हो गया 30,000 स्टॉक, रुपीज 30,000 स्टॉक। 30,000 रुपए का स्टॉक लिए, पूरा स्टॉक नहीं लिए,
केवल 30,000 रुपीज का स्टॉक लिए और बाकी क्रेडिटर पैसे मांग रहे, कह रहे हमको पेमेंट कर दो। तो देख बेटा, ये क्रेडिटर इसमें से 30,000 रुपए के क्रेडिटर, 30,000 के क्रेडिटर क्या ले लिए, 30,000 का स्टॉक ले लिए, 30,000 का स्टॉक ले लिया। ये स्टॉक और क्रेडिटर आपस में सेटल हो गए, इसकी नो एंट्री। गॉट इट? पॉइंट समझिएगा बहुत आहिस्ता से। 50,000 में से 30,000 के क्रेडिटर 30,000 का स्टॉक ले लिए, तो इसकी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ये लाइबिलिटी, ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, और ये क्या है, एसेट है। ये आपस में सेटल हुई, इसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन बेटा बच गई रिमेनिंग, रिमेनिंग क्रेडिटर बची। रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे, 20,000 के। तो ये 20,000 के क्रेडिटर अभी तक कुछ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसमें से केवल 30,000 के क्रेडिटर ही स्टॉक लेके गए हैं। तो अभी भी 20,000 रुपए के क्रेडिटर बचे हुए हैं, वो कहेंगे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो उनके लिए आप क्या करोगे, उनके लिए आप डेबिट साइड से उनका पेमेंट करोगे, टू बैंक करके, टू बैंक पेमेंट करोगे किसको, रिमेनिंग क्रेडिटर को। रिमेनिंग क्रेडिटर पे हो जाएंगे कितने से, 20,000। तो देखो बेटा, यहाँ जो 30,000 की लाइबिलिटी थी, 30,000 का जो क्रेडिटर था और 30,000 का जो स्टॉक था, ये आपस में सेटल हो रहा है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं लेते हम लोग। ना इस 30,000 के क्रेडिटर को अब पे करने की जरूरत है, ना वो 30,000 का स्टॉक हम बेच पाएंगे। अब 10,000 का जो स्टॉक बचा है, वो आगे क्वेश्चन अगर बताएगा कि बिक गया तो ठीक, नहीं तो उसको तो हम नील ही मानेंगे। तो जितने का क्रेडिटर, जितना पार्ट ऑफ क्रेडिटर सेटल हो जाता है एसेट के साथ, उसकी कोई एंट्री नहीं, केवल एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो और आपस में जो वो सेटल हो रहे हैं उसकी कोई एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन जो बच गई लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अनपेड है, उसको तो पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स लिखे हैं, ओनली ट्रांसफर एंट्री आर पास्ड, वही सेम चीज, नो एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ asset no realization of asset in case of settled with asset, in case of liability settled with asset, payment entry will be recorded for remaining liability, पेमेंट एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा रिमेनिंग लायबिलिटी के लिए, which is not settled with asset, जो एसेट के साथ सेटल नहीं हुई, उसकी पेमेंट एंट्री आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी बताइए, अब आपको पार्शियल एंड फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो मैंने अभी अभी जस्ट आपके सामने विद एग्जांपल बताया, इससे बाहर कुछ नहीं है, ना इससे बाहर है, ना इससे बाहर आएगा। यही इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक है फुल, एक है पार्शियल। फुल में आप ट्रांसफर एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, बस ट्रांसफर कर देंगे। पार्शियल में भी ट्रांसफर कर देंगे एसेट लायबिलिटी, बस जो लायबिलिटी सेटल हो गई एसेट से, उसकी एंट्री नहीं आएगी। जो लायबिलिटी पे नहीं हुई, बची हुई है, उसको आप पे कर दीजिए। इसमें पार्शियल वाले में ऐसा होता है कि जितने, देखिए जैसे इसका केस है वैसे ही बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें क्या किया, लायबिलिटी एसेट आपने ट्रांसफर कर दिया, प्रैक्टिकली आपको बताया कि इधर एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई रियलाइजेशन में। अब जो एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो गई, उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो यहां से तो आपने यही निकाला ना, यहां से निचोड़ क्या निकला पहले केस से, कि सर जो एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो रही है, उसकी कोई एंट्री नहीं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड हेयर, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो 50,000 का क्रेडिटर पूरा इधर आ गया, 40,000 का पूरा स्टॉक डेबिट साइड आ गया। अब कितने के क्रेडिटर कितने की एसेट से सेटल हो गए, ये पता लगाइए, और उसकी कोई एंट्री ना कीजिएगा, क्योंकि उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती जो एसेट और लायबिलिटी आपस में सेटल हो रही। तो पता कीजिए कितने की लायबिलिटी कितने की एसेट से सेटल हुई। तो सर स्टॉक थे 30,000 के, 75% स्टॉक, यही तो यहाँ क्या लिखा है, क्रेडिटर टुक ओवर 75% ऑफ स्टॉक फॉर फॉर सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट। इतने सेटलमेंट के लिए क्रेडिटर ने 30,000 के स्टॉक ले लिए। तो बेटा ये जो 50,000 का क्रेडिटर है, इसमें से 30,000 के क्रेडिटर स्टॉक ले लिए, तो ये आपस में सेटल हो गए ना। तो अगर ये आपस में सेटल हो गए, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं करते हम लोग, तो इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। लेकिन जो क्रेडिटर 20,000 बच गए, जिनकी पेमेंट अब करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हुआ, वो क्रेडिटर कोई एसेट नहीं लिए, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो क्रेडिटर जो बचे हैं, जिन्होंने कोई एसेट नहीं ली, उसकी तो एंट्री लगाओगे ना। तो उसकी एंट्री डेबिट साइड से आप लगाओगे पेमेंट करने की, जैसे आप करते हो, टू बैंक लिख के रिमेनिंग क्रेडिटर 20,000 के बचे, उनका पेमेंट करें। सो सिंपल।
वही चीज मैंने कहा कि जो सेटल हो रही है एसेट लायबिलिटी से उसकी एंट्री नहीं आएगी, लेकिन जो लायबिलिटी अनपेड है, जो लायबिलिटी एसेट के साथ सेटल नहीं हुई, उसको पे करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट रहेगा? अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और कोई अप्रोच, धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, जो एसेट लायबिलिटी सेटल हो रही, जितने तक सेटल हो रही है उतना सेटल कर दो, उसकी एंट्री नहीं होगी। जो लायबिलिटी बच गई बस उसी को पेमेंट मार दो, इतना सा क्रक्स है इसका। अब आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये बैलेंस शीट है। अब ये बैलेंस शीट है दीपक और ज्योति की, जो पार्टनर्स हैं 3:2 के, और इसमें अब आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, मतलब इसका डिसोल्यूशन बनाना है। तो क्रेडिटर दिया हुआ है मिसेस दीपक लोन, बैंक लोन, कैपिटल है, करंट है, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट है, पीओ का डेबिट बैलेंस है। तो चलिए ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। तो क्रेडिटर आउटसाइडर है, आउटसाइडर है। ये भी मिसेस दीपक लोन, मिसेस दीपक लोन मतलब ये वाइफ का लोन हो गया, तो ये भी आउटसाइडर है। बैंक लोन भी आउटसाइडर है, तो ये तीनों रियलाइजेशन में आ जाएंगे। क्रेडिटर, मिसेस दीपक लोन एंड बैंक लोन। क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया, मिसेस दीपक लोन एंड बैंक लोन, ये तीनों चीजें यहाँ आ गई। बाई क्रेडिटर, बाई मिसेस दीपक लोन और बाई बैंक लोन, ये यहाँ आ गए। अब आपको एक चीज और बताया है कि पार्टनर की कैपिटल, जैसे कि ये देख रहे हैं कैपिटल और ये देख रहे हैं करंट, तो यहाँ करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आपके इलस्ट्रेशन में खोल सकते हैं करंट अकाउंट, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि करंट मत खोलना। चाहे कैपिटल का बैलेंस हो और चाहे करंट का बैलेंस हो, दोनों ही बैलेंस एक ही अकाउंट में फेंको, वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा ये, बाई बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा कैपिटल, बाई बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल है 10 और 8, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 8,000। और जो करंट है वो करंट के नाम से आ जाएगा बाई करंट, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी में क्रॉस जाएगा बस, कुल मिला के ये ध्यान रखिएगा। ये 2,000 ये 500, इसको यहाँ ले लिया 2,000 और 500। इलस्ट्रेशन के भरोसे मत बैठिएगा, मैं जो मेथड सिखा रहा हूँ उसी मेथड से चलना, चाहे कैपिटल हो चाहे करंट, एक ही अकाउंट में फेंको, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल। तो इस प्रकार से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और इनको तो हम ट्रांसफर कर ही चुके हैं। तो इधर से सब कुछ ट्रांसफर हो गया। अब बचा कैश और बैंक। तो कैश है अपने पास 1,500 और बैंक है 10,000, ये आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में कैश के लिए कैश आ जाएगा, सॉरी सबसे पहले बैंक के लिए बैंक बैलेंस पीडी लिख देंगे, मौसम बहुत खराब है आज। तो कैश आ गया, बैंक आपके पास 10,000 का है, बैंक आ गया, और कैश आपका 1,500 है, वो आ गया। शुरुआती क्लास में आपको मैंने बताया था कैश का बैलेंस हो या बैंक का बैलेंस हो, दोनों एक ही अकाउंट पे जाते हैं, वो है बैंक अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग डेटर ले लेंगे, डेटर 20,000 का है एंड प्रोविजन 1,000 का है, तो क्रॉस पोस्ट कर लीजिए। डेटर यहाँ पर आ गया 20,000 और प्रोविजन इस साइड आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर आ गया 1,000 रुपये, ये हो गया यहाँ तक। स्टॉक है 12, फर्नीचर 6 और प्लांट 30। स्टॉक फर्नीचर, स्टॉक फर्नीचर और प्लांट 12, 6 और 30, ये तीन चीजें आ गई बेटे। ठीक है, कोई समस्या? ये तीनों हो गई। और ये जो पीएल आप देख रहे हैं 5,000 का, ये पीएल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि एसेट से निकलेगा तो डेबिट में। 5,000 का है तो 3,000 और 2,000 यहाँ पर जाएगा, 2 पीएल आ जाएगा यहाँ पर, पीएल अकाउंट 3,000 एंड 2,000। सिंपल, इस तरीके से एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट? 3:2 क्यों आया? क्योंकि 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसलिए हमने बांटा है। यहाँ तक कोई समस्या? बस यहाँ से एक ट्रैक्स और सीखा आपने कि कैपिटल हो या करंट, दोनों एक ही अकाउंट में जाते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं आगे।
जैसा कि मैंने आपको बताया, एडजस्टमेंट करते समय हम लोग पेन को कर लेंगे चेंज। अगर आप ब्लैक से एडजस्टमेंट लिखे हैं, ब्लैक से ट्रांसफर किए तो ब्लू यूज कर लीजिएगा, ब्लू ट्रांसफर किए तो ब्लैक यूज कर लीजिएगा, या फिर जो भी डिफरेंट पेन आपके पास अवेलेबल होगी इस टाइम पर उससे करें। तो पहला पॉइंट आ रहा है एसेट रियलाइज फॉलोज। डेटर मिला 18,000 का, फर्नीचर 5500 एंड प्लांट 32,000। अब इस बात को हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या डालेंगे, बाई बैंक। जो एसेट बिकेगी वो इस साइड आएगी, जो भी एसेट होगा। तो सबसे पहले डेटर फर्नीचर एंड प्लांट, यहाँ लिख लिया डेटर फर्नीचर एंड प्लांट। तो डेटर कितने में बिका सर, 1800 में, 18,000 में पैसा आया। फर्नीचर से 5500 और प्लांट से कितना आया है, 32,000। ये हो गया इतनी बात, यहाँ तक क्लियर होगा। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमने लिख लिया बाई बैंक में, क्योंकि वो रियलाइज हुआ है, किसी ने टेक ओवर नहीं किया। अब कह रहे दीपक अग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। अब देखिए, दीपक अग्रीज टू टुक ओवर स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ वाइफ लोन। देखिए क्या है, दीपक ने ये जो स्टॉक है, ध्यान से देखिए, ये जो स्टॉक है और ये जो वाइफ लोन दिख रहा है, ये आपस में सेटल हो रहा है। यही तो मतलब हुआ भाई। मिसेस दीपक कह लीजिए, मिसेस दीपक जो थी, उन्होंने स्टॉक ले लिया अपने लोन के रिगार्डिंग। तो एक लाइबिलिटी बेटा एक एसेट से सेटल हो रही है, और यहाँ पर वर्ड क्या है, फुल सेटलमेंट, पूरी तरह सेटल हो रही है। तो ये पार्शियल सेटलमेंट का केस नहीं है, फुल सेटलमेंट का केस है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा। ये लाइबिलिटी थी, ये एसेट थी, ये आपस में ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर वहां भी मैंने कर ली। अब लाइबिलिटी एसेट के साथ सेटल हो गई, तो कोई भी एंट्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक वाइफ लोन एक स्टॉक से सेटल हो रहा है, तो इस केस में नो एंट्री, नो एंट्री। और उसके साथ साथ ये भी आपको समझना होगा कि ये स्टॉक वाइफ लोन, मतलब दीपक की वाइफ लेके गई है, तो ना ये स्टॉक आगे चल के बिकेगा और ना इस लोन को पेमेंट करने की जरूरत है। गॉट इट। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, जैसे मैंने वहां पर पढ़ाया बिल्कुल वही, कि बस ट्रांसफर एंट्री पास कर दीजिए, उनको ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए, ना पेमेंट करने की एंट्री को रिकॉर्ड कीजिए, ना रियलाइज को, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ एनी एसेट सेटल विद लाइबिलिटी, नो सेपरेट एंट्री विल बी पास फॉर सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो ना स्टॉक को आगे हम रियलाइज करवाएंगे, ना मिसेस दीपक लोन को पे करेंगे, क्योंकि ये आपस में ही सेटल हो गए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो ये जो क्रेडिटर है ये 2% डिस्काउंट पर पे हुए, तो हम डेबिट साइड से लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक, यहाँ क्रेडिटर 2% डिस्काउंट पर गया है, तो बेटा क्रेडिटर 38,000 का था, 2% डिस्काउंट निकाल लीजिए। 2% डिस्काउंट के लिए मुझे तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो 38,000 का 2% कितना होगा, 38,000 का 2% आएगा 760। 760 में 38,000 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 37। 760 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 37,240। ठीक, डेटर बिक गया, यस सर डेटर रियलाइज हो गया। फर्नीचर रियलाइज हो गया, यस बेटा फर्नीचर रियलाइज हो गया। प्लांट रियलाइज हो गया, ये तीनों देखिए रियलाइज हो गया। और स्टॉक बिकेगा नहीं, क्योंकि स्टॉक को मिसेस दीपक लोन लेके चली गई, तो इनको पेमेंट रियलाइज होगा नहीं, और मिसेस दीपक लोन को पे करने की जरूरत नहीं। आगे के पॉइंट को पढ़ें। Bank loan was discharged along with interest for 6 months at the rate of 10%। बैंक लोन को इंटरेस्ट के साथ डिस्चार्ज किया गया है, 10% इंटरेस्ट के साथ, और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है इसमें। तो बैंक लोन कितने का है, 15,000 का है। मैं यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इधर निकाल रहा हूँ। तो 15,000 का लोन था, 10% इंटरेस्ट, और कितने महीने का इंटरेस्ट लगाने के लिए बोला है, 6 महीने का, तो 6/12 हो गया। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, और ये 750 आ जाएगा। 750 का इंटरेस्ट आया। तो कह रहा है बैंक लोन जो ये 15,000 का है, ये अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे होगा। तो बैंक लोन डेबिट साइड से मैंने पे किया। बैंक लोन कितने का है, 15,000 प्लस 750 इंटरेस्ट, ये प्लस हो गया, तो 15,750 से ये पेमेंट हुई। ठीक, 15,750 से। आगे पॉइंट कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1,800 रुपए का, इसको भी पेमेंट कर दीजिए। तो भैया रियलाइजेशन एक्सपेंस एक पेमेंट है,
तो हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस कहिए या डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहिए या वाइंडिंग अप कॉस्ट कहिए, सब एक ही चीज है। रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या वाइंडिंग अप कॉस्ट, सब कुछ सेम होता है। तो कितने का, 1800 का, इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे, बस सीधा पेमेंट कर देंगे जैसे लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। ठीक। अब चेक कीजिए क्या कोई एसेट नहीं बिकी। अगर नहीं भी बिकी तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि जीरो। क्रेडिटर पे हो गया, यस सर। बैंक लोन, मिसेस दीपक लोन पे करने की जरूरत नहीं। बैंक लोन पे हो गया, यस सर पे हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पेमेंट होता है क्या बेटा? जल्दी से हमें बताइए, क्या हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पेमेंट करते हैं, यस और नो? इतने क्वेश्चन करा दिए आपको, अब तक तो पता चल गया होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पेमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पेमेंट करते हैं कि नहीं? नो सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पेमेंट नहीं होता, तो इसका पेमेंट नहीं करेंगे। और कोई पॉइंट जो छूटा रह गया? नो सर, कंप्लीट हो गया सभी पॉइंट, बस अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसको टोटल कीजिए, इसको टोटल कीजिए। तो 18 और 32 हो गया, ये आपका 40, 40 10 50, तो 55,500 ये आ गया। 32 8 40 10 50 50, और ये आएगा आपका 40, 5 + 4 9, और ये आ जाएगा 8 7 15, 15 2 17, कैरी 1 7 8 8, और 8 5, 8 5 हो गया आपका 13, 13 1 14, कैरी आया 1 3 1 4 1 5, 54,790। ठीक। यहाँ पर देखिए किसी भी पार्टनर ने कोई भी लायबिलिटी या एसेट को टेक ओवर करने का काम नहीं किया, यहाँ सब कुछ बैंक से सेटल हुआ। तो ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम लोग बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। तो बैलेंसिंग करा जाए तो चलिए क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। 38 + 10, 38 + 10 48, 48 + 10 कितना हुआ? 48 + 10 58, 58 + 5, 58 + 5 होता है आपका 58 + 5 63, 63 1 64, तो ये हो गया 64,000 इतना। और इसमें आपको प्लस करना है 55,500, 55,500। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया आपका 119,500, ये क्रेडिट का टोटल आ रहा है। अब इसी सेम तरीके से डेबिट का टोटल कीजिए। तो 20 + 12 32, मतलब 32, 32 + 6 38, एंड 38 + 30, तो ये हो गया 68। ये तीनों हो गया 68, और इसमें प्लस कर देंगे 54,790 रुपीज। ये आ गया आपका 122,790। तो देख सकते हैं आप, डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड छोटा है। तो बट ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में आपके सामने आने वाला है लॉस। क्या आएगा? बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या आएगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। और वो कितना आएगा? 122 में से माइनस कर दीजिए, 119,500। कितना आ गया बेटा? 3290। ये देखिए मैच कर रहा है, 3290 आ रहा है। अभी दिखा देते हैं मैच कर रहा है। और दीपक और ज्योति नाम है, एक का नाम हो गया दीपक, दूसरे का नाम है ज्योति। एक का नाम है दीपक और एक का नाम है ज्योति ना, पहले वाले का नाम है दीपक और ज्योति। इसमें बांट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3290 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया इंटू 2, ये आया आपका 1316, 1316, और ये आएगा इंटू 3, ये आएगा 1974। ठीक है। तो दीपक और ज्योति में ये पट गया। और अब बारी है डबल पोस्टिंग की। अब हम करेंगे डबल पोस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी डबल एंट्री पोस्टिंग करना। तो सबसे पहले उठाइए आप बैंक को, जो बैंक दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए, ये बैंक दिख रहा है, ये वाला बैंक, ये डेबिट में है, तो बैंक की किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाई रियलाइजेशन। यहाँ से निकाले ये जो वैल्यू है, तो 54,790 ये आ गया। और ये जो देख रहे हैं आप 55,500, ये आ जाएगा डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन। 55,500 ये आ गया। और फिर आप देख रहे हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये दो, ये लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पर दीपक का नाम है और ज्योति का, तो ये दीपक और ज्योति में चला जाएगा, डेबिट में जाएगा क्योंकि इधर से चला है। तो ये आ जाएगा 1974 और 1316, शायद यही है ना, चेक कर लीजिए। हाँ जी,
यही, और बस हो गया। और इसको हम लोग लिख देंगे क्या, ये हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से हमने निकाला है, डेबिट में आ रहा है क्योंकि उसके क्रेडिट में था इसलिए इसके डेबिट, और ये क्या है, लॉस। बस खत्म, काम खत्म। अब कर देंगे इसका टोटल और उठा के कर देंगे बैलेंस, और जो पेमेंट निकलेगी उस पेमेंट को हम लोग बैंक अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा इधर का टोटल 12,000 और इधर का टोटल हो जाएगा 8,500, इधर का टोटल हो जाएगा 12,000, इधर का टोटल 8,500। और आज हमारा टू बैंक आ जाएगा यहाँ पर पे। आज हमारे क्वेश्चन की सीरीज शायद खत्म हो जाए। अब हम लोग एंट्रीज पर चलेंगे इसके, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो ये करीब करीब हो जाएगा 3 2 5,000 आ जाएगा ना, 5,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये बचा 7,000, और 7,026 मतलब 7,026 बचना चाहिए। चेक करें, यही आ रहा है 7,026 बचना चाहिए जी। ये देखिए 7,026, और ये लॉस ऑन रियलाइजेशन। पार्टनर कैपिटल पे आ गए, इसको माइनस करेंगे तो इसमें हो गया ये करीब करीब आपका, इसके लिए कैलकुलेट 8,500 माइनस 2,000 और माइनस 1,316, ये आ गया 5,184। और ये जो पेमेंट आई है, इस पेमेंट को आप अब यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये पेमेंट 7,026 और कितनी है 5,184, किस नाम से, बाई दीपक कैपिटल, क्योंकि दीपक से निकाले हैं ये, दीपक कैपिटल, और बाई ज्योति कैपिटल। काम खत्म। और ये आपस में मैच हो जाएगा, टोटल करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं, इसका टोटल अपने आप मैच कर जाएगा। टोटल कर लीजिएगा, वैसे मैच कर जाएगा। मैं कर देता हूँ, प्लस 7,026 प्लस 5,4,790, ये आ गया 67,000। इधर का टोटल कितना आएगा, तो इधर 55,500 प्लस ये होगा 56, 57, 57, 67, ठीक है, इधर का भी 67 आ रहा है। और हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन लगाया है वो सुनिए। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर लगाया है अभी, क्वेश्चन नंबर 26A पर पहुंच गए। तो डायरेक्टली आप जम कर गए 26A पर। जी बेटा 26A पर जम कर गए। उसका रीजन था, उसका रीजन समझिए क्या था। उसका रीजन ये था बेटा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कोर्स है। मैं बताता हूँ क्या आउट ऑफ कोर्स है। यहाँ पर जो ये पार्ट स्टार्ट हुआ है, ये वाला, ये ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन। यहां से आउट ऑफ कोर्स है ये आपके कोर्स के बाहर है। बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन क्वेश्चन नंबर 17 से बाहर है। और कहां तक बाहर है ये भी आपको दिखा देते हैं, कहां तक बाहर है ये भी आप नोट कर लीजिए, और इसको हम लोग लिख लेंगे कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू है, और 17 से लेके 25 तक बाहर है। 17 से 25 तक आपके कोर्स में नहीं है, 26 से आपके कोर्स में है। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर स्क्रीन पिक्चर, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन आउट ऑफ कोर्स है। ये क्या है, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका आउट ऑफ कोर्स है। यहाँ तक आपका आउट ऑफ कोर्स है तो वो छोड़ देंगे, लगाएंगे नहीं, बिल्कुल ये आपको लगाना ही नहीं है, क्योंकि लगाने का फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कोर्स के बाहर है इतना पोर्शन। इसलिए मुझे आज 26A उठाना पड़ा, इसीलिए मैंने, क्योंकि वहां तक मैंने लगवा दिया है आपको। अब मैंने 26A लगवाया है, तो अब आप आगे के क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। 26B इजिली आप लगा सकते हैं, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो
चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज इसकी सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज भी हैं, वो भी मुझे सिखानी है। तो आज डे हो गया हमारे पास, थर्सडे और फ्राइडे बचेगा, तो उसमें मुझे जनरल एंट्री सिखानी पड़ेगी इसकी। तो चलिए फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाकी बातें भी जो बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके बेटा, बाय, वेलकम।